नहीं, एक दिन 90 भी हो जाएंगे। ओके कल कौन सा सवाल दिया था आपको? 16 हो गया था सवाल। आइए डिस्कस करते हैं। भैया ज़रा सवाल पढ़ देते हैं, पढ़ लेंगे? पढ़ दें ज़रा, थोड़ी ऊंची आवाज़ में। Modern Distributors Limited is a distributor of cattle which is used in various industries and its demand is evenly distributed throughout the year. जी, इसमें आपको कल ये बताया था कि रॉ मटेरियल वाली बात कोई भी नहीं है और इसके अंदर जो चीज़ हम ख़रीद रहे हैं वही एज इट इज़ आगे सेल हो रही है। ठीक है, तो शायद हमारी फिनिश गुड्स ही हमारी रॉ मटेरियल है। ठीक है जी, तो ठीक है जी, सेविंग्स निकालनी है हमने कि अगर MDL अडॉप्ट्स द पॉलिसी ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर्स बेस्ड ऑन EOQ, तो अगर हम EOQ पे जाएंगे तो कितनी सेविंग हो सकती है। चलो जी कैलकुलेट करते हैं। EOQ कितना है पता ही नहीं है, वो तो पता ही नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारी चीज़ें पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके सबसे पहले एनुअल डिमांड, हाँ जी 2,40,000 टोटल और 32.5 हमारा शेयर। कितनी है जी? 2,40,000 कितना बनता है? 78,000 kg या यूनिट्स? सॉरी टन्स। ओके ले जी, एक काम हो गया EOQ का। ऑर्डरिंग कॉस्ट, जी ये कैसे निकल सकती है भाई? ये मैंने कल बिल्कुल आपको बता दिया था, फिर भी ज़रा प्रॉपर तरीके से इसको सॉल्व तो करना है हमने। तो एनुअल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो है 4,224, लेकिन ये किसकी है जी? टोटल है और 10% कैल्टिन की है। चलें जी, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज़ 4,224,000 और टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैल्टिन की 10% है। ओके जी, 4,22,400 ये टोटल हो गई। हमें चाहिए पर ऑर्डर, उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। वो कैसे निकल सकते हैं जी? नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स, ऑर्डर साइज, सॉरी एनुअल डिमांड ओवर ऑर्डर साइज, आई एम सॉरी। एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय ऑर्डर साइज। एनुअल डिमांड कितनी है जी? 78,000, ये हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, और ऑर्डर साइज 6,500 हम अभी फॉलो कर रहे हैं। ओके बताइए, 12 ऑर्डर्स, और कॉस्ट पर ऑर्डर कितनी बन जाएगी? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आ रही है 4,22,400 डिवाइड बाय 12, बताइए 35,200। कोई सवाल यहाँ तक? कोई इशू? चलो जी। कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट पर टन पर एनम। जी क्या डेटा है जी स्टोरेज कॉस्ट का हमारे पास? 1% ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल। मटेरियल की कॉस्ट तो है ही नहीं, कैसे निकालेंगे? ओके सेल प्राइस है हमारे पास, कितनी है जी? 22,125। और प्रॉफिट हमारा कितना है जी? 25% ऑफ कॉस्ट। देखिए कॉस्ट में
25% ऑफ कॉस्ट ऐड करेंगे तो क्या 22,125 आना चाहिए? क्या सब मानते हैं इस बात को? कॉस्ट के अंदर कॉस्ट का 25% ऐड करेंगे तो 22,125 आना चाहिए। क्लियर बात है? ओके, कॉस्ट को एक्स से ज्यूम कर लें। 22,125 ये बन गया 1.25x 22,125 और क्या करेंगे जी हम 22,125 डिवाइडेड बाय 1.25, ऐसा ही है। बताइए क्या आंसर आता है? 17,700। ले जी, ये हमारी कॉस्ट आ गई। किसी से उसमें प्रॉब्लम? किसी को कोई इशू? सब अच्छा है? ओके, अब कैरिंग कॉस्ट इसका 1% है। ओके, तो कितनी बनेगी जी? 17,700 इंटू 1%। जी बोलिए। 177 रुपीज़ 177। यहाँ तक सब पहुँच गए थे आप लोग? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? ओके, इसके बाद ईओ क्यू 2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू कॉस्ट पर ऑर्डर डिवाइडेड बाय कैरिंग कॉस्ट पर टन पर एनम। एनुअल डिमांड हम वर्किंग 1 से कैलकुलेट कर चुके हैं 78,000। कॉस्ट पर ऑर्डर हम 35,200 वर्किंग 2 में कैलकुलेट कर चुके हैं और कैरिंग कॉस्ट हम ₹177 वर्किंग 3 में कैलकुलेट कर चुके हैं। जी बताइए। 5569.89 टन्स। ले जी, ये हमारे पास आ गया ईओ क्यू। किसी को कोई मसला? सब अच्छा है? कंपैरिजन कर लेते हैं जी अब इनका। एक 6500 एग्जिस्टिंग पे और एक ईओ क्यू पे। हाँ जी, कितने स्टेप्स हैं जी टोटल? 7। सबसे पहला कौन सा है जी? सबसे पहले ईओ क्यू यहाँ पर, वहाँ पर ऑर्डर साइज कितना बनेगा जी? 5569.80 जी। नंबर ऑफ ऑर्डर्स ओके जी। क्या फॉर्मूला है? एनुअल डिमांड डिवाइडेड बाय 5569.89 14 टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट नंबर ऑफ ऑर्डर्स इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर 35,200। बताइए। 4929 492,800 4,92,800। फिर एवरेज स्टॉक लेवल जी, कोई गलती हो गई है? राउंडिंग का मसला आ रहा है। यहाँ पे राउंडिंग कर दिया आप लोगों ने। चलें ठीक है, राउंडिंग की खैर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत 200-400 का फ़र्क है, खैर है जी। बफर स्टॉक है सवाल के अंदर? ओके, तो ईओ क्यू कितना है जी? 5569.89 डिवाइड बाई 2। सेफ्टी स्टॉक कितना है जी? 2000। बताइए। 478 टन्स। यूनिट जरूर लिखा करें साथ। ओके, कैरिंग कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट जी, एवरेज स्टॉक मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर टन पर एनम। बताइए। 846935। अच्छा सॉरी, 846935.28। ठीक है जी, सही लिखा हुआ है? ओके। परचेज कॉस्ट जी 78,000 बाय करना है और परचेज प्राइस क्या है वो कैलकुलेट किया हुआ है 17,700 वर्किंग 3 में। बताइए। 600। ये कितना बनता है? कितना बनता है ये? उर्दू में बताएं पहले कितना बनता है।
बताएं ज़रा। माशाल्लाह PRC क्वालिफाइड लोगों, 1100 नंबर लेने वालों, 1 अरब 38 करोड़। अच्छा, और अंग्रेज़ी में क्या पढ़ेंगे इसको? 1,380,600,000। जी जी, बैठे बैठे प्लीज़ जी। ओके, सब अच्छा है। एंड पे टोटल कॉस्ट में टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट 492,800। कैरिंग, ये बराबर क्यों नहीं है? अच्छा, लड़ते क्यों हैं? और परचेज कॉस्ट 1380। बताइए जी। 1381,939। इस सवाल में कोई डिस्काउंट था? इस सवाल में कोई डिस्काउंट नहीं था। 2 मिनट मेरा भाई, ये बात ज़हन में रखिएगा, इस सवाल में डिस्काउंट कोई नहीं था। एंड पे फिर एक बात करनी है आपसे जी। ऑर्डर साइज क्या है? 6,500। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने बनेंगे? 78,000 डिवाइडेड बाय 6500, 12 ऑर्डर्स। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी बनेगी जी? 12 इंटू 35200। बताइए। 4,22,400। एवरेज स्टॉक लेवल जी। वहाँ EOQ है, यहाँ पे ऑर्डर साइज होगा। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 प्लस पूरे 2,000। बताइए। 5,000। 450 वाला कौन है? अम्मी, पेपर बहुत अच्छा हुआ था, ICAP भी पास नहीं करता जी। 5,250 मल्टीप्लाई बाय 177 जी। बताइए। 9292। परचेज कॉस्ट सेम आ जाएगी? नो सर, डिस्काउंट है सवाल में। सवाल में डिस्काउंट नहीं है तो परचेज कॉस्ट तो सेम ही आएगी ना। टोटल कॉस्ट कितनी बनेगी जी? ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट प्लस परचेज कॉस्ट जी। बताइए। 1381,951। देखिए, सवाल में अगर डिस्काउंट ना हो तो परचेज कॉस्ट दोनों में सेम आएगी, ऐसे ही है। अगर आप ये स्टेप स्किप भी कर देंगे ना तो आपका मसला हल हो जाएगा, आंसर आपका ठीक ही आएगा। ठीक होगी बात? तो सवाल में अगर डिस्काउंट ना हो तो आप ये 6 स्टेप जो है वो स्किप कर सकते हैं। ठीक होगी बात? फिर आप बस इन दोनों को टोटल कर लिया करें और डिफरेंस जो लेंगे डिफरेंस सेम ही आएगा। बताइए जी, कहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, कहाँ पे नुकसान हो रहा है? ये कॉस्ट ज़्यादा है, वो कम है, तो इसमें से वो माइनस कर दें। 1,381,939,873 जी। कितनी सेविंग है? कितनी? सिर्फ? बस? ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई सेविंग्स। ओके जी भाई। कॉस्ट टोटल निकाली है, निकाली है टोटल कॉस्ट को 12 पे डिवाइड करें। लेकिन जब हम योग यूज कर रहे हैं तो वहाँ पे राइट नंबर ऑफ चेंज नहीं हो रहे, 40 ऑर्डर हो रहे हैं, हम कॉस्ट ऑर्डर चेंज नहीं होगी। कॉस्ट पर ऑर्डर हमारी सेम ही रहेगी 35,200। एक ऑर्डर की कॉस्ट हमारी 35,200 ही है। हमारी जो कैल्टिन से रिलेटेड कॉस्ट है वो बनती है 4,22,400। ये बात आपको समझ आ गई? अभी मैं ऑर्डर करता हूँ 6500 और 78,000 मंगवाता हूँ, इसका मतलब है मैं साल के 12 ऑर्डर्स अभी कर रहा हूँ, तो 12 ऑर्डर्स पे मुझे इतनी कॉस्ट आ रही है, तो एक पे इतनी आएगी। तो अब आपने 14 है तो इंटू 14 कर दें, तो देख लें 35,200 है। पर ऑर्डर सेम रहेगी, यूनिट बेस पे कांस्टेंट। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन याद रखें, ठीक है? एक लेवल पे कांस्टेंट,
टोटल में चेंज, तो एक लेवल पे कांस्टेंट रहेगी हमेशा। जी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। जी कर लें नोट, काफ़ी इस रात नहीं भी करके आए हुए। कुछ ईओक्यू पे अबूर हासिल हुआ आप लोगों को क्या नहीं? ओके आप लोग वो सवाल पास्ट पेपर के टिक कर लें जो अब आप कर सकते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये ना बड़ा एक इसमें आके अपने बोंगी मारी हुई है बड़ी अजीब सी। ये जब आप करेंगे ना, बल्कि ये सवाल मैं एंड पे आपको खुद कराऊंगा क्वेश्चन नंबर 4, लेकिन बहरहाल आप कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ एक दफ़ा ज़रा ना आप थोड़ा सा ख्वार होके हैं। ओके 2 के बाद 4, फिर आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वैसे तो आप 6 भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने खुद छुड़वाया वो। 7 आप कर सकते हैं खुद, 9 कर सकते हैं आप, 11 तो हमने कर लिया हुआ है, 10 थ्योरी का सवाल है, 12 भी हो चुका हुआ है, 14 क्वेश्चन नंबर 14, 16 भी अभी हमने कर लिया है। बस ठीक है, 17 आप नहीं कर सकते अभी, 19 भी नहीं कर सकते, 18 भी कर सकते हैं आप। अच्छा इसमें से ना हमने ये आप नोट कर लें, इसमें से जो सवाल मैंने अभी आपको खुद कराने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 9, ये मैंने आपको भी खुद करवाना है, और 14 मैंने भी आपको 2 सवाल खुद कराने हैं, और एक क्वेश्चन नंबर 4। ये 3 सवाल मैंने भी आपको खुद कराने हैं, लेकिन आप इसको एक दफ़ा ट्राई कर लीजिएगा प्लीज़। ओके ट्राई ज़रूर कर लीजिएगा। नोट हो गया जी? और बोलिए तो सही। हाँ जी कर लें नोट जल्दी से। चलें जी आगे। बता दो ये। चैप्टर हम कौन सा पढ़ रहे हैं? इन्वेंट्री मैनेजमेंट। मकसद है इन्वेंट्री को मैनेज करना, कि इन्वेंट्री की कॉस्ट जो है वो कम से कम रहे। ऑर्डरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देख लिया। अब जो इन्वेंट्री अपने पास रखनी होती है ना, उसकी भी कुछ मैनेजमेंट होती है। ओके तो उस हवाले से कुछ इन्वेंट्री लेवल्स होते हैं जो कि हम डिस्कस कर रहे होते हैं।
जी अब डिस्कस करते हैं कि ये वन बाय वन चीज़ें क्या होती हैं। इसमें से दो आपको ऑलरेडी पता है, मैं नाम लूँगा तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। सबसे पहले रीऑर्डर लेवल। लफ्ज़ पढ़ के क्या समझ आ रहा है? दोबारा से ऑर्डर करना है। ओके, सवाल मेरा आपसे ये है, रेस्टोरेंट में आप लोग खाना खाने जाते हैं, ओके, एक वक्त आता है जब आपने नान या रोटी जो मंगवाई होती है वो ख़त्म हो जाती है या ख़त्म होने वाली होती है, और आप वेटर को कह देते हैं भाई इतने नान या इतनी रोटी ले आओ। किस मौके पे आप उसको कहते हैं कि भाई इतने नान ले आओ? नहीं, कुछ क्या 2 पड़ियाँ, 6 पड़ियाँ, 100 पड़ियाँ, 500 पड़ियाँ, क्या क्या देख के करते हैं आप? एक लिमिट क्या है आपके लिए? इसके ख़त्म होने से पहले ही दूसरी आ जाए, या ये जैसे ही ख़त्म हो फ़ौरन से दूसरी आ जाए। असल में टारगेट ये होता है ना। अब आप देखेंगे कि अगर खाने वाला एक ही आप बैठे हैं ना, तो शायद पीछे आधी रोटी भी पड़ी होगी ना, तो आप उसको कहेंगे ठीक है ले आओ, रीऑर्डर लेवल हो गया आधी रोटी। लेकिन अगर 2 दोस्त बैठे होंगे तो हो सकता है 1 रोटी पे आप ऑर्डर कर दें। अगर लोग 5 होंगे तो हो सकता है 3 रोटियां रह जाए तो आप ऑर्डर करें। तो जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके रीऑर्डर लेवल भी बढ़ता जाएगा। कुछ बात समझ आई? ओके, इसका मतलब है कि जो डिमांड है उसका ताल्लुक डायरेक्ट बनता है रीऑर्डर लेवल के साथ। जहरी बात है, जितने लोग खाने वाले होंगे डिमांड उतनी ज़्यादा होगी ना, तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ती जाएगी रीऑर्डर लेवल भी बढ़ता जाएगा। ओके, अब सवाल मेरा आपसे ये है, अगर हम इसका एक लिंक बनाना चाहें, एक फॉर्मूला बनाना चाहें, बात तो आप कि एक लेवल पे आके मैंने दोबारा ऑर्डर कर देना है। अगर इसका हम फॉर्मूला बनाना चाहें, कोई फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट आपने बिल्कुल ठीक बताया, अगर कोई फॉर्मूला बनाना चाहे तो वो कैसे बना सकते हैं? ईजी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं आपकी आसानी के लिए बता देता हूं, 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है बस। अच्छा, जरा सोचें, 2 चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, फॉर्मूला बन जाएगा। चले मैं आपकी आसानी करता हूं। 1 मिनट लगता है वेटर को रोटी लाने में, ओके, 1 मिनट लगता है वेटर को रोटी लाने में, और आप 30 सेकंड में एक रोटी खा जाते हैं। कुछ बात समझ आई? लीड टाइम क्या होता है भला? ऑर्डर देने से डिलीवर होने तक का वक्त। आपने वेटर को ऑर्डर दिया और डिलीवर हुआ 1 मिनट के अंदर। बात समझ आ गई? और आप 0.5 मिनट में एक रोटी खा जाते हैं। अब बताइए कि कितनी रोटियां रह जाएंगी कि आप ऑर्डर दे देंगे? 2। ये 2 आपने कैसे निकाला? ये 2 आपने, ओके, अब जरा देखिए, डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। आपने असल में ये काम किया है। लीड टाइम के दरमियान डिमांड कितनी थी? लीड टाइम था 1 मिनट। 1 मिनट में आप 2 रोटियां खा सकते हैं। तो आपने क्या किया? आपने डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम को लीड टाइम से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 2 आंसर आ गया। भाई 2 रोटियां जब रह जाएंगी ना तब ऑर्डर कर दें। बात समझ आ गई? ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव हुआ है। क्लियर होगी बात? अक्सर औकात ये तो सबके घरों में होता है, अम्मी की जिम्मेदारी होती है मोटर चलाना। जब एक खास लेवल पे टैंकी का पानी पहुंच जाता है ना, तो अम्मी कहती है बेटा मोटर चला दो। अब वो खास लेवल ना सिर्फ अम्मी को ही पता है, आपको नहीं पता, आप उस लेवल पे नहीं पहुंच सकते, वो सिर्फ अम्मी उस लेवल पे पहुंचती हैं। तो वो जो लेवल होता है ना, जिस लेवल पे आके मोटर चल जाती है, वो रीऑर्डर लेवल है।
क्योंकि अम्मी को पता है कि भाईजान पानी आने में, कंजम्पशन में क्या रिलेशन है, वो इस बात को बखूबी समझती हैं और वो उस रिलेशन को जो को वो असल में ये कर रही होती हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि मैं ये कर रही हूँ, वो ये असल में करते हुए कहती हैं अच्छा इतना पानी रह गया अब चला दो टैंकी। कहीं ऐसा ना हो कि पानी आते आते कंज्यूम हो जाए और ख़त्म हो जाए। ठीक होगी बात? यहाँ तक बात आपको समझ आ गई? ओके। एक प्रॉब्लम और है। मिसाल के तौर पे अगर वेटर 1 मिनट की बजाय 1.5 मिनट में चला गया, मसला हो सकता है, सारी कैलकुलेशन ख़राब हो गई। या आपने 30 मिनट की बजाय 30 सेकंड की बजाय आपने 20 सेकंड में रोटी खा ली, कहानी कुछ बदल सकती है। क्योंकि सेफ्टी स्टॉक की भी मैंने बात नहीं की, इसका एक फार्मूला भी हम सेफ्टी स्टॉक वाला भी लिखेंगे। ओके, एक सेफ्टी स्टॉक के बगैर होगा, एक सेफ्टी स्टॉक के साथ होगा। ये भी मैं सेफ्टी स्टॉक के बगैर वाला लिख रहा हूँ। तो फिर हम अपना रिस्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करते हैं और हम लिख देते हैं मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम लीड टाइम, दोनों चीज़ों को हम मैक्सिमम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे सर नॉर्मली वेटर जो है ना वो 1 मिनट लगाता है और नॉर्मली हम जो है ना 2 रोटियां 1 मिनट में खा जाते हैं, लेकिन सर हम मैक्सिमम ना 3 पे भी जा सकते हैं और वेटर कभी कभी 2 मिनट भी लगा देता है। ओ भाई 6 रहती हो ना तो मंगा ले, ऐਵੇਂ बाद में कोई मसला होता होगा। ओके, तो इसीलिए जब सवाल में सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा, सेफ्टी स्टॉक मेंशन नहीं होगा, तो दिस इज द फॉर्मूला। ये है नो सेफ्टी स्टॉक। अगर आपके पास सेफ्टी स्टॉक नहीं है तो फिर आपने नॉर्मल डिमांड को कंसिडर नहीं करना, नॉर्मल लीड टाइम को कंसिडर नहीं करना, बल्कि मैक्सिमम डिमांड और मैक्सिमम लीड टाइम को कंसिडर करना है। क्या आपको बात समझ आ गई? पेपर में आपको वो 3 चीजें देता है, एक मिनिमम, एक एवरेज और एक मैक्सिमम। अक्सर सवालों में आपको ना ये 3 चीजें नजर आएंगी। तो अगर सवाल में सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा तो ये दोनों हो जाएंगे इग्नोर, इसको आपने कंसिडर कर लेना। और इस नंबर्स को देखते हुए जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी योर रीडर लेवल, अगर सवाल में सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा। क्या आपको यहां तक बात समझ आ गई? यहां तक नोट करें, फिर विद सेफ्टी स्टॉक भी जाते हैं। नोट नहीं करना, किताब में लिखा हुआ है। किताब में लिखा हुआ है, मैं नोट भी कह रहा हूँ। अच्छा नोट करें, बाद में समझ चला गया, ये तो किसी किताब में नहीं लिखा है। इसकी एक एग्जांपल ऐसे भी बन सकती है हॉस्टल वालों के लिए कि पीछे कितने पैसे रह जाएं कि नए पैसे मंगा लो। ऐसे ही है ना, वो भी सब कुछ ऐसे ही बनता है ना। तो आप लोगों के पास पीछे कितने पैसे पड़े होते हैं? कौन है हॉस्टल वाले यहाँ पे? शाइनिंग स्टार सर, माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? जमील। जमील भाई, वैसे तो एक ज़ाती बात है, ना पसंद है ना जवाब दीजिएगा, कितने पैसे मंगवा लेते हैं महीने के घर से? 45,000 मिली ज़रा बाहर में। तो कितने रह जाएं तो नए पैसे मंगवाते हैं कि मंथ के मंथ यकम को आ जाते हैं पैसे? अच्छा, जब ख़त्म होते हैं फिर आप मंगवाते हैं। कितने रह जाएं तो घर ऑर्डर कर देते हैं जी पैसे भेजो। 5,000 अगर रह जाए तो पैसे मंगवा लेते हैं। कितने पैसे मंगवाते हैं? 45 के 40 मंगवाते हैं ताकि टोटल 45 हो जाए। अच्छा ठीक है, तो भाई ने अपनी रीऑर्डर लेवल रखा हुआ है 5,000 रुपया, तो कितने दिनों में पैसे आ जाते हैं फिर? क्या बात है, उसी दिन। तो यानी कि भाई ने लीड टाइम का हिसाब रखा हुआ है कि उसी दिन, एक दिन में भाई 5,000 रुपये शायद खर्च लेते हैं, इसलिए भाई ने हिसाब रखा हुआ है कि जैसे ही एक दिन में 5,000 ख़त्म होंगे लीड टाइम पूरा हो जाएगा और नए पैसे आ जाएंगे। ठीक होगी बात? तो ये सारी कैलकुलेशन ना आप लोगों ने भी ज़िंदगी में की हुई है, बस ज़रा अब उनको थोड़ा सा फॉर्मली अब हम देख रहे हैं। ओके होगी बात? ओके, अब सोचें कि आपके पास सेफ्टी स्टॉक पड़ा हुआ है। अब बताइए कि फॉर्मूले में हम क्या तब्दीली कर सकते हैं।
देखिए अगर सवाल में सेफ्टी स्टॉक होगा ना तो फिर आपको मैक्सिमम पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? आप फिर शुरू करेंगे एवरेज से, आपको एवरेज देखनी पड़ेगी, यानी कि आपका एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम और मल्टीप्लाई करेंगे एवरेज लीड टाइम के साथ। ठीक होगी बात? क्योंकि पीछे सेफ्टी स्टॉक पड़ा है, काम खराब हो भी गया तो सेफ्टी स्टॉक तो पड़ा ही हुआ ना। ओके बात समझ आई? एक ग्राफ देख लें फिर नोट कीजिएगा प्लीज, अब ये जरा बात समझने वाली है। सेफ्टी स्टॉक नहीं है, देखिए ईओक्यू डिसाइड करेगा कि आपकी क्वांटिटी कितनी है। ये क्वांटिटी ईओक्यू ने डिसाइड करनी है। ओके, आपने क्वांटिटी इस्तेमाल करनी शुरू की, एक वक्त आया जब आपको लगा कि अब स्टॉक खत्म हो रहा है, नया मंगवा लो, ऐसे ही होगा। ये जो लेवल आएगा ना, ये लेवल, दिस इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। आपने रीऑर्डर लेवल पे आके ऑर्डर किया, ऑर्डर प्लेस हुआ है, लीड टाइम चल रहा है, और जैसे ही लीड टाइम खत्म हुआ आपके पास मजीद इन्वेंट्री आ गई। ऐसे ही चलता है। फिर आपने और ये क्वांटिटी कितनी आएगी ये ईओक्यू बताएगा आपको। उसके बाद दोबारा इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे ही रीऑर्डर लेवल पे पहुंचे, ऑर्डर कर दिया, खत्म हुआ, फौरन नई क्वांटिटी आ गई, और ये कहानी ऐसे चलती रहेगी। ये वो बात है जब आपके पास सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास सवाल में सेफ्टी स्टॉक है तो इसका मतलब है सेफ्टी स्टॉक तो अपने अपने पास रखना ही रखना है। एक सर्टन क्वांटिटी तो आपके पास रहेगी रहेगी। कैसे ही है? ये रहेगी रहेगी, इससे तो नीचे आप जा ही नहीं सकते। अब आप क्या करेंगे? ईओक्यू डिसाइड करेगा कि आपने कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करनी है। ओके, उसके बाद आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे। एक लेवल आएगा जब आप रीऑर्डर करेंगे। ओके, ये है सेफ्टी स्टॉक, और जैसे ही आप सेफ्टी स्टॉक तक पहुंचेंगे एक नई क्वांटिटी आपके पास आ जाएगी। सेफ्टी से नीचे तो आप जा ही नहीं सकते। अगेन इसी तरीके से, और ये कहानी इसी तरीके से चलती रहेगी। अब ये भाई क्वांटिटी क्या है? ये सारी क्वांटिटी ईओक्यू है, ये रीऑर्डर लेवल है, और ये सेफ्टी स्टॉक है। अब मुझे बताइए कि मुझे जब रीऑर्डर लेवल करना है, ये जो रीऑर्डर लेवल है सेफ्टी स्टॉक के केस में, क्या इसके अंदर सेफ्टी स्टॉक शामिल है? ग्राफ देख के बताएं, इस रीऑर्डर में सेफ्टी स्टॉक शामिल है? शामिल है। तो क्या मुझे यहां पे सेफ्टी स्टॉक ऐड नहीं कर देना चाहिए कि इतनी क्वांटिटी टोटल रह जाए तो मंगवा लो? ये हिस्सा आपको पता लग जाएगा अपने एवरेज लीड टाइम इनटू एवरेज डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम से, और ये आपका सेफ्टी स्टॉक आपने एज इट इज ऐड कर देना है। तो सर इतनी क्वांटिटी जब रह जाएगी ना तो आपने क्या करना है? आपने ऑर्डर कर देना। देखिए इसमें सेफ्टी स्टॉक नहीं है, तो इतना जो पोर्शन है ना, इतना पोर्शन वो आपको इस फॉर्मूले से मिल रहा है। यहां पे जो इतना पोर्शन है वो आपको इस फॉर्मूले से मिल रहा है, और बाकी सेफ्टी स्टॉक आपने अलहदा से ऐड कर दिया ताकि टोटल पता लग जाए कि रीऑर्डर लेवल कितना है। क्या बात सबको समझ आ गई? सब क्लियर है यहां तक? सब अच्छा है? अब नोट कर लें सारा कुछ। ठीक है सर, समझ आ गई बात की? 5250 5450। मैक्सिमम से एवरेज पे गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे फिर वो सेफ्टी स्टॉक इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। नहीं, वो हमने रखा हुआ बुरे वक्त के लिए कि अगर हमारा लीड टाइम या डिमांड एवरेज की बजाय मैक्सिमम भी हो गई
तो हमारे पास सेफ्टी स्टॉक होगा हमें बचाने के लिए, लेकिन कैलकुलेशन के लिए हम वही फार्मूला यूज़ करेंगे। कैलकुलेशन के वक्त हम ये एज्यूम नहीं करेंगे कि सेफ्टी स्टॉक भी इस्तेमाल हो जाएगा। ओके लीड टाइम से पहले ही हमारी इन्वेंट्री आ गई तो ग्राहक चेंज ना देगा। कौन पूछ रहा सवाल? जी सॉरी। सर लीड टाइम से पहले अगर इन्वेंट्री आ जाए हाँ जी, तो फिर ग्राहक चेंज। हाँ फिर ग्राफ एक्चुअल का थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। फिर ज़ाहिर बात है कि वो इन्वेंट्री जो है वो यहीं पे आके वापस ऊपर चली जाएगी। अच्छा एक बात और लिख लें अपने पास, एवरेज के लिए नॉर्मल का वर्ड भी इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, एवरेज के लिए जो दूसरा वर्ड इस्तेमाल होता है वो नॉर्मल का भी होता है। तो अगर वो नॉर्मल लीड टाइम कह दो तो समझ जाएगा कि एवरेज लीड टाइम ही है। ये भी रीऑर्डर लेवल ही चल रही है। ये भी रीऑर्डर लेवल ही चल रहा है। जैसे आप लोगों का बचपन चल रहा है ना अभी तक, और वो 55 तक चलेगा। कितने साल के हो गए आप? 21। बीकॉम किया हुआ? अच्छा वैसे ही बस सुकून मॉल। आप कितने साल के? 18 साल के। 18 से कम भी है, जिसका शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना अभी तक। कोई होगा क्लास में ऐसा है? तू तो ना बोल यार। कितने साल का है? अच्छा बना नहीं होगा वो तो चले, वो तो अपनी नाहली है ना कि अभी तक बनवाया नहीं। वैसे कोई 18 से कम हो? कोई भी नहीं है? अच्छा एक है, ओके। टेक्स्ट में टॉपिक है इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड, पढ़ लिया होगा आप लोगों ने? पढ़ लिया? चलें जी, चलें आगे। इसकी डेफिनेशन तो लिख लें यार, वो लिखी नहीं आप लोगों ने। इट इज द स्टॉक लेवल, रीऑर्डर लेवल की डेफिनेशन। इट इज द स्टॉक लेवल, इट इज द स्टॉक लेवल reaching at which new order should be placed, new order should be placed to avoid stock out. It is the stock level reaching at which new order should be placed to avoid stock out. STOCK stock out, OUT out. स्टॉक आउट क्या होता है? जब आपके पास चीज़ें ख़त्म हो जाए ना कि जी अब बेचने के लिए कुछ नहीं बचा या बनाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उसको बोलते हैं स्टॉक आउट। इसके बारे में भी डिस्कशन है इस चैप्टर के आखिर में, एक पूरा टॉपिक है स्टॉक आउट के ऊपर, वहाँ पे बहुत डिटेल से डिस्कशन करेंगे कि स्टॉक आउट होने का नुकसान क्या होता है। ओके, पेरिशेबल नेचर की हो, हाँ जी, हाँ तो उसमें उसका मेजर्स होते हैं। आप जब इंशाल्लाह आर्टिकल्स अगर आपके बिग 4 में हो गए तो आपको ना मिलेगा क्लाइंट नेस्ले, ठीक है, आप उसका करेंगे स्टॉक काउंट। तो जब आप स्टॉक काउंट करेंगे ना तो वहाँ जाके जब आप उनके वो बड़े बड़े फ्रीज़र नहीं होते, उनमें आपको फेंक दिया जाएगा अंदर। ऑब्वियसली वो ऊपर जो वाइट कलर के वो होते हैं ना, वो ठंड वाले, वो कपड़े पहना के आपको अंदर फेंक दिया जाएगा और आप फ्रीज़र के अंदर जाके काउंट करेंगे कितनी चॉकलेट्स पड़ी हुई हैं। दिल बहुत करेगा कि ज़रा एक आधा हाथ, लेकिन वो कैमरे भी लगे होते हैं, लोग भी फिर रहे होते हैं, तो वो मुमकिन नहीं है। कोशिश करके देख ली हुई है मैंने। इसी तरह योगर्ट पड़ा होगा वहाँ पे, वो सारी वो पेरिशेबल चीज़ें हैं, तो उन्होंने उसको स्टोर करने के लिए पूरे इकदाम किए होते हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं हमें। ओके, अब जेन में चॉकलेटें घूम रही हैं। चलें जी आगे चलें यहाँ से। मैक्सिमम और मिनिमम को छोड़ें, पहले एवरेज लेवल की बात करते हैं। क्या होता है एवरेज लेवल? मैक्सिमम मिनिमम का एवरेज। जी यही सही कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं ये? ओके, आप सबसे पूछेगा अल्लाह, और अल्लाह से पहले पूछेगा एक है, इसको बोलते हैं। अब समझ आ गई?
ये जो एवरेज लेवल हमने कैलकुलेट किया ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं और अप्लाई भी कर चुके हैं। मैं फिर भी आपकी आसानी के लिए यहाँ पे इसको 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। विद सेफ्टी स्टॉक, विदाउट सेफ्टी स्टॉक। तो अगर विद सेफ्टी स्टॉक की बात होगी तो क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा था? और अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं होगा तो सिंपल ही होगा डिवाइड बाय 2। ठीक है जी। दो बातें पेपर, सॉरी जी बिल्कुल हो सकता है। अगर आप EOQ के अलावा कैलकुलेशन कर रहे हैं तो EOQ की जगह ऑर्डर साइज हो जाएगा, ये तो ऑब्वियस बात है। ठीक है, अगर EOQ नहीं है, आप कहीं किसी और पे कैलकुलेट कर रहे हैं तो फिर EOQ की जगह ऑर्डर साइज हो जाएगा। ओके ओके, हो गया नोट। दो बातें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से नोट कर लें। पहली बात ये कि पेपर में उसने बताया कि मिनिमम डिमांड है 100, मैक्सिमम डिमांड है 200, एवरेज है 125 यूनिट्स। ठीक है जी, ओके। ये फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है। तो मुझे बताइए एवरेज डिमांड पे आप कौन सी वैल्यू लिखेंगे? एवरेज बनती है ये, फिर बताएं एवरेज कैलकुलेट करेंगे या 125 लिखेंगे? एवरेज पता ना क्या होती है? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, एवरेज यही होती है। वो बनती है कितनी? मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइड बाय 2, ये आती है गालिबन 150। हाँ जी, 150 लिखेंगे, 125 लिखेंगे। जो उसने गिवन, जो सवाल में उसने दे दिया है बस वही लेंगे। अपनी फनकारी नहीं लगा के बैठ जाना, जिद डाल के बैठ जाए उसके साथ, नहीं जी तूने तो एवरेज ही गलत कैलकुलेट किया, एवरेज तो 150 होती है। ओ भाई मुझे एक बात बताएं, लेट्स अज्यूम साल में 1 महीने पे हॉस्टल वालों की बात करूं, आपका खर्चा हो गया 9 लाख रुपया मिसाल के तौर पे। ठीक है, कम से कम आपका खर्चा होता है जी 50,000। अब आप कहेंगे जी एवरेज मेरा होता है 9 लाख डिवाइड बाय 50,000, 9.5 लाख डिवाइड बाय 2, तो मेरा 4.5 लाख महीने का खर्चा हो जाता है। क्या ये बात दुरुस्त है? ऐसा नहीं होता। वो एक दफ़ा मैक्सिमम अगर आपका ऊपर चला भी गया तो वो आपकी एवरेज को नहीं हिला देता। एवरेज वही आपकी रहेगी 60-70 60-70, वो बस एक दफ़ा बस ऊपर चला गया। तो शायद कुछ उसने उस तरह के सिनेरियो की बात की हो कि नॉर्मली हम 125 यूनिट्स इस्तेमाल करते हैं, बस कभी हम 200 पे भी चले गए थे एक दफ़ा। तो इसलिए जिद नहीं डाल लेनी, जो उसने प्रोवाइड कर दिया फिर उसी को इस्तेमाल करना है। हाँ, अगर ये गिवन नहीं है, अगर ये गिवन नहीं है, सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम गिवन है और आपको एवरेज चाहिए, फिर ये फॉर्मूला लगाएंगे आप। ओके, तो पहली प्रायोरिटी है जो उसने डाटा दिया हुआ है और सेकंड प्रायोरिटी पे ये फॉर्मूला आएगा। बात समझ आ गई सबको? बात समझ आ गई? और बोले ओके, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यहां पर ये है जी लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम। टाइम भाईजान डेज में भी हो सकता है, वीक्स में भी हो सकता है, मंथ्स में भी हो सकता है, ईयर्स में भी हो सकता है। ऐसा ही है? ओके, मिसाल के तौर पे लिखा हुआ है मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। ओके, मैक्सिमम डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम। यहां पे जो लीड टाइम है
इसका यूनिट और इसका यूनिट ये दोनों सेम होने चाहिए। मतलब क्या है इसका, हमने अभी मिसाल ली थी कि भाईजान 1 मिनट के अंदर 1 मिनट का लीड टाइम है, ऐसे ही है। आप आधे मिनट के अंदर या चले छोड़े, और डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम क्या है जी, 30 सेकेंड्स में एक रोटी, ये था। लीड टाइम मिनट्स में है और आपकी जो डिमांड है वो किस में है, गलत है सर, ये सेकेंड्स को इसके साथ आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ओके, आपको पहले इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद फिर आप अपना आंसर जो है वो देंगे। तो लीड टाइम उसका यूनिट और जो डिमांड ड्यूरिंग लीड टाइम है वो, ये दोनों सेम यूनिट्स में होनी चाहिए। अगर ये वीक्स में गिवन है तो डिमांड भी वीक्स वाली होनी चाहिए, अगर ये मंथ्स में गिवन है तो डिमांड भी मंथ्स वाली होनी चाहिए, और अगर ये ईयर में है तो डिमांड भी ईयर वाली होनी चाहिए। नॉर्मली वैसे वो दोनों सेम ही देता है, गालिबन कोई एक आधा सवाल ही है जिसमें उसने ये हरकत की हुई है। तो इस मौके पे बेहतर ये होगा कि आप अपनी डिमांड को लीड टाइम के मुताबिक एडजस्ट कर लें। ओके, अगर ये वीक्स में है, ये डेज में है, इसको वीक्स में कन्वर्ट कर लें, इसको मत छेड़िएगा। डिमांड को कन्वर्ट करना आसान होता है, ठीक है। तो इसको लीड टाइम के हिसाब से ढाल लीजिएगा। तो दोनों के यूनिट्स सेम होने चाहिए। ये भी बात आपको समझ आ गई? यहां तक कोई सवाल किसी का? मैंने आपको कल का होमवर्क क्या दिया हुआ है? 2 सवाल नहीं दिए अभी मैंने। एक मैंने आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 9 अरोमा हर्ब्स, और एक क्वेश्चन 14 और लिमिटेड। ये 2 सवाल, ये 2 सवाल आपका होमवर्क है भाई। नहीं भाई, आज मुझे इजाज़त दें। मेरी आवाज़ से आपको लग ही रहा है कि बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो माजरत इसके लिए कि आज जल्दी क्लास ख़त्म हो रही है। तो कल इंशाल्लाह फिर आगे से शुरू करते हैं। बाकी 2 मैक्सिमम और मिनिमम इंशाल्लाह कल करेंगे। जी, छुट्टी कर लूँ कल? यस सर। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।